पहली सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आपस में खेले। हमने दोनों टीम ऐसे टीम्स हैं जिनके एक ट्रैक रिकॉर्ड रही है, जो वर्ल्ड कप होती है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, WTC होती है, उसमें सक्सेस प्राप्त ना करने का। बट पिछले 5 साल में अपने इतिहास में उन्होंने बदलाव करने का काम किया है। न्यूजीलैंड ने WTC इंडिया को हराकर जीता था। उसके बाद साउथ अफ्रीका भी पिछले साल WTC जीत के उनकी जो कैबिनेट खाली पड़ी थी, उन्होंने एक चैंपियंस ट्रॉफी पहले जीता था ग्राइम स्मिथ की कप्तानी में। उस समय उसको कुछ और नाम से बोलते थे। अब देखिए, यही है, दोनों ऐसे टीम्स हैं जो चोकिंग करने के लिए जाने जाते हैं। चोकिंग मतलब अंडर प्रेशर खराब परफॉर्म करने की इन लोगों की रिकॉर्ड है। परंतु जब पहली सेमीफाइनल में दोनों की भेंटघाट हुई, सबको लगा कि एक क्लोज मैच होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया है। अभी तक उन्होंने एक भी मैच हारा नहीं है। उनके बारे में हमने डिटेल में एक उनकी कोच शुक्री कोर्नाड और एडन मैक्रम की कैसी लीडरशिप है उसके बारे में चर्चा किया था। और न्यूजीलैंड की टीम, रॉब वाल्टर और मैचल सैंटनर, टीम थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ऐसी रही जर्नी उनकी। बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनके, मैट हेनरी हैं, लकी फर्गुसन्स हैं, ये इंजरी से आ रही थी, पहली बात। दूसरी बात, उन लोगों की परिवार में बच्चा पैदा होने के वजह से वो पैटर्निटी लीव में गए। उनके न्यूजीलैंड की कल्चर में पैटर्निटी लीव लेना एक कॉमन सी जनरल सी बात है। तो उनकी टीम ऑलवेज एक इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टेबिलिटी में रही। परंतु हर बार इस बात की ध्यान रखना चाहिए, उनकी बैटिंग लाइन ऑफ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन ऑफ। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन ऑफ हम क्यों बोल रहे हैं इसको स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन ऑफ? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी टॉप ऑर्डर में जो बैट्समैन हैं, हमने मैन टू मैन मार्किंग भी आपके सामने प्रस्तुत की थी उस दिन, वही थी। हमने यही बोली थी कि फिन एलन और शेफरत चल जाते हैं तो आपकी कोई दूसरे टीम की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। उस दिन टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने बॉलिंग करी और जब उनकी बॉलिंग लाइन ऑफ इस तरीके, कंजर्वेटिव बॉलिंग लाइन ऑफ है न्यूजीलैंड की, क्योंकि आप उनको देखेंगे उस मैच में मैट हेनरी खेले, कोल मैक्यूनिंग खेले, लॉकी फर्गुसन, जेम्स नसीम, मिचेल सैंटनर एंड रचित रविंद्रन, यही उनकी बॉलिंग लाइनअप रही। परंतु उन सब की बॉलिंग में एक क्रेडिबल चीज थी। मिचेल सैंटनर ने 6.2 के हिसाब से रन दिया और सबने 7 के ऊपर ही रन दिया। परंतु जब जिसको जिस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना होता है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। दे कम विद प्लान। रॉब वाल्टर जो उनकी कोच है, बड़े एनालिटिकली वो टीम को देखते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी कोचिंग न्यूजीलैंड के अंदर ही किया है। तो वहाँ क्या है, डाटा ड्रिवन मॉडल्स अभी आए हैं, जो हम नॉर्मली जो LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करते हैं, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अब यूज होने लगी है क्रिकेट डाटा को एनालिसिस करने के लिए। तो जो सिमुलेशन ऑफ डाटा रॉब वाल्टर के पास है, उनके पहले जो आजकल पाकिस्तान की कोच है वो भी जब कोचिंग करते थे, बहुत ज़्यादा डाटा वेस्ट चीज होती है। उनकी जो टीम की चीफ एनालिस्ट हैं वो लंबा समय तक एनालिस्ट का रोल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किया है, किंग्स 11 पंजाब के लिए किया है, PSL में जलमी के लिए किया है, तो उनको एक्सपीरियंस है, ट्रैक रिकॉर्ड। तो देखिए, एडन मैक्रम और क्विंटन डिकॉक, इन दोनों की यही वीकनेस है कि आप इनको जो ऑफ स्पिन है, ऑफ स्पिन बहुत जल्दी आप इंट्रोड्यूस करते हो तो इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाते हैं। एडन मैक्रम फिर भी टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन है। आप देखोगे साउथ अफ्रीका के सभी बैट्समैन थोड़ा बैट ऊपर की ओर रखते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली बचपन से इस तरीके की पिच में खेलते हैं जहां पे बॉल थोड़ा ज्यादा बाउंस करता है। ईडन गार्डन की पिच ऐसे तो होना नहीं है। ईडन गार्डन पिच को आप कितनी भी बदल दीजिए परंतु वो बाउंस नहीं कर सकता, उस तरीके की मिट्टी की पिच है नहीं। तो उन्होंने पहले बैटिंग करना शुरू किया। एडन मैक्रम में 20 बॉल में 18 रन टेस्ट मैच खेला। क्विंटन डिकॉक 8 बॉल पे 10 रन। रियान निकल्टन 1 बॉल में 0। ड्यूअल ब्राविस 27 बॉल 34। डेविड मिलर 6 बॉल 6। ट्रिस्टन स्टॉप्स 24 बॉल 29। मैक्रो जॉनसन ने 30 बॉल में 55 रन मारा और उनको 169 ऐसा बना। जिस तरीके की बॉलिंग लाइन ऑफ है, ईडन गार्डन जैसे पिच में 169 डिफेंड होना तो मुश्किल ही थी, बट उन्होंने एक अटेम्प्ट करी। परंतु वो अटेम्प्ट तब फलवती होती जब ये लोग खेलते, परंतु ये लोग तो खेले नहीं। जो कहते हैं ना, संहार करते हैं, उनकी बॉलिंग लाइनअप की संहार हुई। टीम सेफरत ने 33 बॉल में 58 रन करके जो बेसिस बनाया, उसके ऊपर फिन एलन ने 33 बॉल 100। मुझे लगता है कि अभी तक जितनी हम नॉकआउट मैचेस देखा है, बहुत सारे अच्छे नॉक्स हमने नॉकआउट में देखा है। जैसे हम नॉकआउट में रोहित शर्मा की बैटिंग पिछले T20 वर्ल्ड कप में देखा। उससे पहले क्या नाम उनके, इंग्लैंड की जॉश बटलर की इंडिया के खिलाफ इनिंग्स देखा था।
बाबर आजम ने भी एक दो अच्छा इनिंग्स नॉकआउट मैचेस में खेला है, परंतु मुझे लगता है पिछले ये 10th एडिशन है और 10th एडिशन के अंदर ये सबसे बेहतरीन सेंचुरी जो नॉकआउट मैच में मारा गया है वो उस दिन फिन एलन ने मारा। रचिन रविंद्रन आके 11 बॉल पे 13 रन मार के उसको खत्म कर दिया। बट द पॉइंट इज पूरा का पूरा टीम, देखो एक दिन बुरा किसी भी टीम की जा सकती है, परंतु साउथ अफ्रीका ने अपनी बुरी दिन के लिए सेमीफाइनल की इंतजार किया, वो अपने आप में बड़ी बात है। वो कहते हैं कि चोकिंग नहीं करते हैं, वो उनकी कोच ने बोला कि ये चोकिंग नहीं थी, हमें तो बिल्कुल धो के साफ कर दिया गया, बट मैं मानता हूं चोकिंग है। जब आपके ऊपर बड़ी मैचेस आती है, साउथ अफ्रीका को मैंने हर बार देखा है वो प्रेशर के अंबल क्रम्बल कर जाते हैं। कोई जरूरत टीम शाफरत हो गए, ये फिन एलन हो गए, ये लोग क्या है, आप इनको जितना स्पाइसी पीस बनेगी, जिस तरीके की अटैकिंग पीस बनेगी, ये लोग न्यूजीलैंड में खेलते हैं, इजी रहेगी। आप उनसे स्पिन बॉलिंग से शुरू करनी थी। मार्को एंसन से शुरू किया, उसने 2.5 ओवर में 53 रन दे दिया। उसको पूरा ओवर बॉलिंग कराता तो 100 रन दे देता। रबाडा 3 ओवर में 28, लुंगी इंगडी 2 ओवर में 22 रन, कार्बन बोस 2 ओवर में 35 रन, केशव महाराज 3 ओवर में 33 रन। केशव महाराज को इंट्रोड्यूस करने में इतना लेट, और एडन मैक्रम को थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए थी। और मुझे लगता है सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, पहली 6 ओवर में एडन मैक्रम को 2 ओवर जरूर बॉलिंग करना चाहिए था। बट इट वाज अ मैग्निफिसेंट रेंज ऑफ हिटिंग, जिसमें 169 रन को क्रॉस करने के लिए लास्ट बॉल में उनको 4 रन चाहिए था, सेंचुरी उनको मारा उन्होंने। बट मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये देखोगे पूरा का पूरा 12-13 ओवर के अंदर 170 रन के टारगेट को फॉलो अप करके जीतना, इट्स ए वार्निंग बेल टू एनीबॉडी हु कम्स इनटू द फाइनल। कोई भी टीम फाइनल में आए और निश्चित रूप से इस बात की डर होगी कि न्यूजीलैंड में यह कैपेसिटी है कि 170 रन को या 12 या 13 ओवर में चेज कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कितना डेंजर क्रिएट हो जाती है। आप इस बात का डर, एक माहौल पैदा हो जाता है पूरा का पूरा, जो आपकी अपोजिशन है वो इस बात का डर उनके मन में बैठा रहता है, कुछ भी हो सकती है भाई, ये तो न्यूजीलैंड का टीम है। पहली सेमीफाइनल न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीत के एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके उन्होंने अहमदाबाद में जो 8 तारीख को फाइनल मैच होने वाली है उस फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। साउथ अफ्रीका पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलने के बावजूद अब टूर्नामेंट से अलविदा कह चुकी है। बहुत अच्छी टीम लेकर वो आए थे। एवरीबॉडी वाज ए मैच विनर इन देयर ओन वे। रियान निकल्टन मैच विनर है, एडन मैक्रम मैच विनर है, क्विंटन डिकक मैच विनर है, मार्को यानसन मैच विनर है, केशव महाराज मैच विनर है। But in cricket, you can always have a bad day, and the bad day come at a very, very bad time for the team of South Africa. But South Africa played wonderful cricket in this tournament, और उन्होंने बेहतरीन खेल के प्रदर्शन करते हुए भारत की अलग अलग स्टेडियम्स में लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करी। एक तरीके से वो पीपल्स फेवरेट हो गए थे, क्योंकि एडन मैक्रम बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, स्लेज नहीं करते। उनकी कोच ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दी, थोड़ी जो नेगेटिव पब्लिसिटी। उन्होंने भारत को पहली टेस्ट मैच हराने के बाद ये बोला था, वी वांट टू सी इंडिया ग्रैबल। ग्रैबल एक ऐसा टर्म है जो एक बार इंग्लैंड की कैप्टन एलन बॉर्डर ने वेस्ट इंडीज की वो सुप्रीम टीम जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था उनके लिए बोला था। एक्चुअली ग्रैबल एक कॉलोनियल टर्म है जिसमें स्लेव्स को काम को दिखाता है। वो एक इस तरीके की स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ नहीं देना चाहिए था। बट इंडिया की टेस्ट टीम उस समय परेशान थी और स्ट्रगल कर रही थी, तो उनकी कमेंट को बहुत ज़्यादा रिटालिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट ये टूर्नामेंट से वो बाहर चले गए, इंडिया के साथ उनकी मैच नहीं हुई। 2024 में वो फाइनल हमारे साथ खेले थे। वी हैव ए लेगेसी ऑफ क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स विद देम, बट वंडरफुल प्ले, बहुत अच्छा उन्होंने खेला। और मुझे लगता है एडन मैक्रम और शुक्री कोनार्ड ही उनका फ्यूचर है। वो एक टीम, ये वर्ल्ड बीटर है। 2027 वर्ल्ड कप जो 50-50 वर्ल्ड कप रहने वाली है, वो बिल्कुल अपने साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया ये मिलके को होस्ट कर रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दे विल गेट। मेरे नज़र में 2027 वर्ल्ड कप का द फेवरेट टीम जो जीतने की पूरी चांसेस है, 50% चांस आप मान के चलो, वो है साउथ अफ्रीका का। जिस तरीके की टीम बिल्डअप हो रही है, जिस तरीके की यूनिटी वो दिखा रहे हैं, जिस तरीके की कोचिंग और जिस तरीके की कप्तानी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है दे आर फर्म फेवरेट्स टू बीट द टीम एंड बिकम द वर्ल्ड चैंपियन।
in 2027. Till then I believe they have to plead WTC. वो चैंपियन है WTC में, अच्छा परफॉर्म किया है तो WTC के लिए भी एक चांस है। न्यूजीलैंड के लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा 2-4 चीजें उनको ठीक करनी चाहिए। अब वो मैच खेलेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है वो ग्रे सॉइल की पिच है, यहाँ पे बॉल ग्रिप भी करेगी और शाम को भी मैच होती है तो अहमदाबाद में ड्यू की फैक्टर इतनी नहीं रहती है। ग्रे सॉइल में यही है, आप टॉस हारते हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि बॉल जो है पहले थोड़ी ग्रिप करके रुक के आती है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे दिन शाम होता चला जाता है पिच जो है स्लो से फास्टर होने लगती है, बॉल तेज बैट पे आने लगती है और स्पिन कम होने लगती है। वही सेम चीज जो मुझे लगता है ईडन गार्डन्स में हुआ। बॉल थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी शुरू में, पहली 5 ओवर में बॉल आ ही नहीं रही थी, धीरे 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 जब तक 20 ओवर गया और ड्यू बहुत ज्यादा पड़ता है ईडन गार्डन्स में वो अपने वानखेड़े में, तो बॉल जो है धीरे धीरे तेज होने लगती है। देखिए ड्यू होने के वजह से कोई बहुत बड़ा मैच में फर्क पड़ जाता है ऐसा नहीं है। एक्चुअली ड्यू जब हो जाता है, बॉल में ड्यू लगती है, बॉल को ग्रिप नहीं करी जाती, तो स्पिनर्स बैक एंड में मतलब 15 ओवर 10 ओवर के बाद स्पिनर बॉलिंग करना मुश्किल हो जाती है। परंतु आजकल जो पेस बॉलर्स भी हैं वो लोग अपनी हाथ से बॉल स्विंग करने की जो कोशिश होती है, क्योंकि बॉल में ड्यू लग जाती है, चारों तरफ भीग जाता है। जो ये रेड बॉल क्रिकेट है उसमें यही होती है। रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ी डिफरेंट है, T20 और वनडेज में थोड़ी डिफरेंट है, बॉल ग्रिप करना बंद कर देता है। टेस्ट मैच तो नॉर्मली दिन में होती है तो उसमें ड्यू का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, सुबह सुबह थोड़ी बहुत रहती है, परंतु क्योंकि हवा में थोड़ी नमी रहती है उसकी यूज करनी चाहिए। वो एक तरीके से उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैट हेनरी बहुत अच्छे बॉलर हैं इस तरीके की डेक के लिए। पहले आप बॉलिंग कर रहे हो तो मैट हेनरी, लकी फर्गुसन टाइप बॉलर अच्छे हैं, परंतु वही बॉलर्स जब सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने लगते हैं उनकी एक्सपोजर हो जाती है। वो थोड़ी बड़ी कंजर्वेटिव तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं अपना न्यूजीलैंड। फाइनल में उनको चैलेंज मिलेगी, कोई भी फाइनल जाता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज वेट कर रही है। परंतु मैंने ऑलवेज देखा है न्यूजीलैंड का महिला टीम हो गया, मेंस टीम हो गया, अंडर 19 टीम हो गया, they always come across as a team who want to fight till the last nail in the coffin। मतलब लास्ट तक लड़ने का, हिम्मत करने का, झगड़ा करने का एक जो जज्बा उनके अंदर है वो उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाता है। वो कभी रिसेंट फास्ट में उन्होंने, उनकी महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है। जब लगातार उन्होंने 15 मैच हारा था तब आके वर्ल्ड कप में वो वर्ल्ड कप लेके चले गए। ये दिखाता है कि क्या कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, कितनी रेजिस्टेंस उनके अंदर है चीजों को झेलने का और प्रेशर को झेलने का। ये फिल्म फेवरेट, मैं ये अपने प्रीव्यू में भी बोला था, न्यूजीलैंड जीतकर फाइनल जाता है तो एक बहुत बड़ा डेंजर है। दे हैव नथिंग टू लूज, देयर इज नो रेपुटेशंस इन द हैंड, देयर इज नो सुपरस्टार्स इन दिस टीम। फिन एलन 10 साल डाउन द लाइन एक सुपरस्टार बन सकते हैं, आज नहीं है। सरफराज सुपरस्टार नहीं है, मैचल सैंटलर वो सुपरस्टार लगते भी नहीं है। तो वो टीम एक ऐसा टीम है जिनके पास लूज करने को कुछ नहीं है, और जिस टीम के पास, जिस व्यक्ति के पास कुछ भी लूज करने का नहीं होता है, देयर इज नो डेंजर देन दैट पर्सन और दैट टीम। थैंक यू।